अच्छा हाँ, वेटिंग रूम टाइप दिया जाए, सही कह रहे हो। इनेबल वेटिंग रूम करना होता है ना, हट चालू होगा। ठीक है, इस पर समझा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। चलिए हो गया। हाँ तो बाहर वाले देख लो जो भी है जहाँ पर भेजना है। हाँ देख लो, मैनेज करो, फोन काट दो, कोई बात Sorry about that. I didn't hear anything. है। मैं काटे हुए फिर भरोसा नहीं है ना, कहाँ पे 15 मिनट पहले तुम्हारे तो तुझसे पहले तो वो कर रहा था सब काम। कभी कभी चीजें ना हमारे उसके बियॉन्ड होती हैं। हाँ रजत बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो मतलब। हाँ हाँ। अच्छा। चलो वो तुम्हें एनिडेक्स से हटा दूँ तुम्हें। ठीक। हो गया। नए बच्चों सबको भेज दिया। वो अभी सुमित वो भेजो, वो सुमित सुमित का फोन है। ठीक। बच्चों नमस्ते। हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? Good evening. आशा दत्ता बोलती है तब मुझे भरोसा होता है कि हाँ आवाज आ रही है। बाकी तो कोई बोला सब माया है, मिथ्या है, सब बेकार है। आशा दत्ता ने बोला कंफर्म। ठीक है। तो जरा याद करिए कल हम लोगों ने क्या क्या मेहनत किया था, कुछ पढ़े थे या नहीं, या वैसे ही घूम घाम के चले गए थे, हवा में उड़ के बह गए थे, बताइए भाई। ये सर जी पढ़ने पड़े तो कुछ पढ़ाई हुई थी कल? मैं तो सोचा हवा हवा में कहीं बातें हो रही थी। हाँ। हवा की बातें।
हवा हवाई, हाँ हवा हवाई बातें हो रही थी। हवा सा था वो, कैसे गाना है, ये गाना है ना। एक हवा का झोंका आया, अच्छा जब चली ठंडी हवा। आवारा हवा का नहीं, एक वो गाना है ना 3 इडियट्स में, बड़ा प्यारा गाना ना। चलती हवा सा था वो, चलती हवा सा था वो, चांदनी का। हाँ हाँ, तो कैसे हाँ इसको पूरा तो कर दो एक बार, ऐसी बहती हवा सा था। हाँ आशा गाओ भाई, नहीं तो अच्छा चांदनी गाएगी, चांदनी अच्छा गाना गाती है, तो बात सही है। चलो जल्दी से चांदनी सुनाओ गाना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि बच्चा हमारा अच्छा गाएगा, ठीक है। और सभी बच्चों सुन लो भाई, ध्यान से सुनना, कोई भागना मत। मैंने कह दिया पिंकी, ओ क्या बोलना चांदनी, डोंट वरी, और मैं नहीं जाऊंगी, विश्वास है, और तुम लोग मत जाना। अभी हमारे भतीजे की शादी हुई, तो ये विदाई एक दिन बाद हुई। मतलब ये था बीच में कोई संडे कुछ सैटरडे पड़ गया था ना, तो इस वजह से विदाई उस दिन नहीं हुई जिस दिन मतलब बारात विदाई हुई। तो ये हुआ कि अगले दिन हम लोग लेने आएंगे, तो कोई और गया नहीं था। ये हुआ कि गाड़ी जो है वो चली जाएगी, और छोटा वाला भाई जो है वो ड्राइवर भी है अपना, वो जाके लेके आएगा, बाकी दूल्हा रहेगा, एक दो हमारी जो लड़कियां छोटी मोटी वो चली जाएंगी। तो वही भाई गया हुआ था, तो आके कह रहा भाई साहब लड़की तो बहुत तेज लग रही है। मैंने कहा क्या हुआ? भाई साहब जिस तरह से रो रही थी ना, यदि चीकू नहीं संभले तो पटक के मारेगी। मैंने कहा कह रहा भाई साहब बड़ी दमदार आवाज थी उसकी, तो क्या रो रही थी इतनी तेजी से। मैंने कहा भाई अब, अरे नहीं वो बात ठीक है इमोशन, परंतु मैं उसकी फ्रिक्वेंसी असेस कर रहा था कि क्या बात। मैंने कहा चल भाई तू अपने हिसाब से जो भी असेस कर ले। तो ये सब बातें होती है, कई बार भारी भरकम लगता है। चलो खैर, तो कुल मिला के कल हम लोग विंड पढ़ रहे थे, वो भी भूमंडलीय पवने। आज हम लोग, हाँ बोलो भाई। तो मैं बोल रही हूँ हाँ किस तरह से भारत में सही का डायग्राम से समझाती थी, मैं पिक्चराइज नहीं कर पा रही। पिक्चराइज इसमें करना क्या है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ पिक्चराइज इसमें करना, भारत का लैटिट्यूड क्या है बताओ। भारत का लैटिट्यूड क्या है कि 500 बार पढ़ चुकी हो। कितना लैटिट्यूड है भारत का बेटा? जब व्यक्ति खुद समझने की कोशिश नहीं करता तो दुनिया फिर नहीं समझा सकती है। बोलो भारत का लैटिट्यूड क्या है? बोलो भाई, कुछ चीजें बोलोगे गलत। अब तुम्हारी सजा यह है कि इसे याद करो, और याद करके जिस दिन मुझे बताओगे उस दिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बता दूंगा जरूर, घबराओ मत, परंतु आज नहीं बताऊंगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हें बताया हुआ है, तुम्हें सब पता है, रिकॉल नहीं करने की कोशिश करती हो। और बच्चों दूसरों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? और कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? संदीप, आज संदीप पहली बार आ रहे इसके क्लास में, या इससे पहले भी आ चुके हो? पहली बार आए ना बेटा? हाँ अच्छा, कल वही ना, वो इससे पहले नहीं, कल से पहले शायद 1-2 बार और आए थे। हाँ चलो कोई बात नहीं। भारत का लैटिट्यूड सिंपल सा 8 डिग्री, परसों भी शायद जिक्र किया था, किसी बात पर जिक्र हुआ था, जल्दी जल्दी।
8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। और पछुआ पौने कहां चल 30-35 से लेके शुरू होती हैं और कहां चलती हैं 60-65 तक। इसका मतलब है भारत का ये वाला भाग जो उत्तर वाला है ये पछुआ पवनों में विंटर में आ जाएगा, विंटर में प्रबल रहता है, क्योंकि विंटर में पवन एवं दाब पेटियां लगभग 5 डिग्री खिसक के साउथ में आ जाती है। और इस वजह से तुम लोग विंटर में देखोगे पछुआ पवनें चलती हैं, पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो पूरा का पूरा रीजन है इसके इफेक्ट में आता है। उसमें कौन सी बात, सिंपल सा। समझ में आ रही कि नहीं बात? जी सर। हाँ, रिकॉल नहीं करती हो बेटा तुम ना, प्रॉब्लम को केवल प्रॉब्लम मानती हो। क्या है, क्या है, शांति शांति। क्या है भाई? हाँ तो अच्छा, इंडिया का 8 डिग्री है, चलती किसमें है 30 से 35, तो हाँ नॉर्थ वाला भाग होगा, ठीक है। पर मैं बोलूंगी ना आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही सोचा, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं, हाँ विश्वास नहीं होता। बस यही बात फिर आ गई है। बात मैं साल भर से चिल्ला रहा हूं बेटा, ये हमारे तुम्हारे बीच में विवाद का कारण भी है। मैं बार बार कहता हूं कि सभी बच्चों सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो बेटा। इस दुनिया में जिसको अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति उसको लड़ा नहीं सकता, कोई नहीं लड़ा सकता। क्यों? क्योंकि लड़ने जाएगा इन टाइम पे हाथ कांप जाएगी। किसी को पिस्टल दे भी दो, तलवार दे भी दो, सारे ज्ञान दे भी दो बेटा, एग्जाम रूम में जाके, ग्राउंड में जाके उसका हाथ हिल जाए तो बताओ क्या होगा? निशाना चूक जाएगा कि नहीं? सामने वाला गोली मार देगा। और यहां तो यूपीएससी है, अजय सर कहते हैं ना टाइगर है, या तो उसका शिकार कर दो, हाँ या तो उसका शिकार कर दो या शिकार खुद हो जाओगे, पक्का है। और बच्चों ये ध्यान रखना, शेर और टाइगर के शिकार ये जीते जंतु होते हैं, शिकारी जंतु, ध्यान रखना। सामने वाले का ना सबसे पहले आंखों में देखते हैं, उसका आत्मविश्वास को भापते हैं। पता आप लोगों को, सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये जो जीव है ना भाई साहब, डर रहा है कि नहीं? कोई भी जंतु जो भी शिकारी होगा सबसे पहले आंखों में देखता है। हाँ बिल्कुल, आंख में आंख देखो, मूवी में दिखाते एकदम आई टू आई कॉन्टेक्ट दिखाया जाता है। आई टू आई कॉन्टेक्ट से मनोभाव पड़े जाते हैं। पता है इसके मन में चल क्या रहा है? डर गया है तो मेले काम आसान, कितनी एनर्जी लगानी है। फिर नहीं डरा, ज्यादा लगानी होगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ना भैया ये तो एग्रेसिव मूड में है, तो भैया तो और सोचना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। यही कहलाती है रणनीति। ये आती है बेटा आत्मविश्वास से। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति आप में भर नहीं सकता है। इसलिए देखो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, इंस्पिरेशन। अपने को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। मोटिवेशन से नहीं होगा, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में अंतर भी मैं बताता हूं बार बार। मोटिवेशन गिवन बाय समवन, इंस्पिरेशन एनर्जी कम्स विद इन यू, आपके अंदर एनर्जी का विस्तार होता है। और जब वो सोचते हो तब चीजें बदलती हैं। तो बेटा तुम्हारे हमारी लड़ाई यही है। मैं कहते कहते थक जाऊंगा, तुम मानोगे नहीं। हाँ विवाह बेटा हाथ उठाई हुई, कोई प्रॉब्लम? जी सर, प्रॉब्लम ये आ रही है कि कल आपके ऑप्शनल के साथ क्लास हुई थी, अब बार बार यही प्रॉब्लम आती है सर कि तो मुझे नींद नहीं मिलता है। फिर मैंने
अभी बाकी लोगों को मिला लिंक तो मिला होगा कल नहीं की। सर, देखिए बच्चे भी बहुत कम आए हैं, ऐसे तो 25 नहीं, हो जाते हैं। हाँ तो 22-23 पहुंचे तो हैं, अभी अभी आ रहे होंगे धीरे धीरे। जी सर, आप जितना बताया उसे फिर से रिपीट कर दीजिए। कल शायद मतलब मुझे लिंक नहीं मिला था तो मैं क्लास तक नहीं कर पाई। कल क्लास में तुम नहीं आई थी क्या? नहीं आए थे सर, बाद में पता चला कि आपका क्लास है हाँ यूट्यूब पे। तो प्रॉब्लम आई थी ना, यूट्यूब पे भी थी, वैसे भी थी बेटा, जूम पे भी थी, अपनी क्लास तो सब जगह थी। तो मुझे लिंक नहीं मिली थी सर, इस वजह से सब वेरी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सरप्राइजिंग। प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए ना सर, जैसे मैंने मैम आज जैसे ये भेजती है वैसे ये ठीक रहे। हाँ तो उसमें जब भी कभी लिंक की प्रॉब्लम हो तो जो दूसरा नंबर दिया हूं ना 38, मैसेज किया था सर मैंने, लेकिन फिर उसको रिप्लाई कल नहीं मिला। वही सरप्राइजिंग बेटा। देखो आज बल्कि अभी लिंक बदला है तो मैंने कह दिया है, और अभी देखो लिंक गया हुआ है, सबको लिंक पहुंचा हुआ है, कम्युनिटी में तुम भी हो। जी और उसके बाद कैसे गड़बड़ हुआ है डोंट नो बेटा, मैं इसको चेक कराऊंगा। जी सर, एक बार आप फिर से ये वाला जो बताएं वो बता दीजिए सर। अब नहीं नहीं, सुन लो, इसके लिए फिर बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। 2 घंटे की चीज 10 मिनट में बताऊंगा और कंफ्यूज हो जाओगे तुम एक बार काम करना, अभी जो क्लास का मैं कल लिंक भेज देता हूं, क्लास देख लेना एक बार शांति से, और उसके बाद जो भी प्रश्न हो सब नोट कर लेना और फिर मेरे पास कॉल कर लेना, ठीक है बेटा? ओके सर, बाय। परेशान मत हो। चांदनी कोई प्रॉब्लम तुम्हारी? ये सर क्या? आप जो भी पढ़ाते हैं सर, आप जो भी पढ़ाते हैं जो भी नोट्स तैयार करवाते हैं, कुछ इसको और अच्छे से समझने के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे, मतलब NCERT बता दीजिए। 11वीं वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, उतने में ही भला हो जाएगा तुम्हारा। बाकी तो एडवांस चीजें मैं सब उसमें नोट्स में लिखवा ही दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में लाइन कम, भाव ज्यादा है, पढ़ो मनन करो। NCERT में बस यही चीज भाव, फिर बाकी डिटेल मैं लिखवाई दे रहा हूं। जब मैं कहूंगा किसी स्पेशल चीज को वहां पे पढ़ लेना, तो वो सोर्स बताऊंगा तुम्हारे पास, पक्का वो होगा, पढ़ लेना। हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बहुत डिटेल पढ़ना चाहती हो तो, या कोई भी आप लोगों में थोड़ा ज्यादा अध्ययन करना चाहता है तो सविंदर सिंह की बुक आती है, सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल, इनकी बहुत सारी बुक आती हैं। सर आपकी ये बुक शुरू में ही लिखवाते हैं। अरे बेटा तुम पता नहीं कितना कितना किसको बता दिया हूं, तुम्हें ही बता चुका, तुम भी तो पूछ लेती हो। आज ये बच्ची पूछ ली है बहुत दिनों बाद तो फिर बता दे रहा हूं, तो बीच में मत बोलो। तो भौतिक भूगोल जो भी बच्चे नए आए हैं वो भी ध्यान ले, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो बच्चे नहीं जानते हैं। वर्कशॉप में हालांकि मैं बता ही दिया था। तो भौतिक भूगोल वाली बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना स्ट्रिक्टली कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इस बुक में लगभग 50% मटेरियल वेस्टेज है आपके लिए। और कल मैंने बताया था यूपीएससी में ज्यादा जरूरी है स्मार्ट पढ़ाई, इसी पर मैंने चर्चा भी किया, 10 मिनट टाइम दिया था। अब ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त करना है तो सारा का सारा बच्चों 1 नंबर पेज से शुरू करूंगा और 700 नंबर पेज तक पढ़ डालूंगा ना। ठीक उसी प्रकार एनसीईआरटी में सारा पढ़ना है, अब यही गड़बड़ करते हो तुम लोग। एनसीईआरटी बेसिक बुक है बेटा, वो बेसिक बुक है, सबको पढ़ना है, सब पढ़ना है, वो अंडरस्टैंडिंग कर। NCERT की बात करें या पब्लिक से बात करें? सुन लो भाई, मैंने अभी बोला 11वीं की एनसीईआरटी, और 11वीं से भी बढ़िया बुक आपके लिए जो और भी अच्छी है, एनसीईआरटी से बढ़िया DR खुल्लर की बुक है। नहीं मिलती तो है सब यहीं पर, अब वो फिर अलग बात है बेटा, पतली वाली होगी। हाँ अब हो सकता है वहां पर नहीं मिलेगी, उसने भेज दिया होगा। DR खुल्लर की 11th क्लास और सरस्वती पब्लिकेशन, ध्यान रखना
न्यू सरस्वती, अब उनमें डिवाइडेशन हो गया। न्यू सरस्वती जयपुर। ये इसलिए मैं कहता हूं इस बुक के लिए कि ये एनसीईआरटी से भी इंप्रूव्ड है और इसकी भाषा बहुत प्यारी है, क्योंकि ये ओरिजिनली हिंदी में ही लिखी गई है। एनसीईआरटी ओरिजिनली हिंदी में नहीं लिखी गई, वो ट्रांसलेटेड है। तो समवेयर यू फील सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट यहां भाषा के मामले में बहुत ही प्रांजल भाषा है और कंसेप्ट ज्यादा दिया हुआ है, छोटे छोटे दिए हुए हैं। इस बुक को पढ़ना। बेसिक बुक का मतलब ये नहीं कि उसमें भी सेलेक्ट करने लगो, क्योंकि उसमें तो सारे ही टॉपिक बेसिक हैं, तो सारे पढ़ने। हाँ, एडवांस बुक में जो भी कोई बुक पढ़ो एडवांस, तो उसमें केवल और केवल अपना सिलेबस देखो, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। जो मुझे दिखाई दे रहा रास्ता मोड़ लो, आंग मोड़ लो, ना भैया हम नहीं देखेंगे, हम तो चल रहे हैं उधर जा रहे हैं। ज्ञान कम होना जितनी समस्या है, ज्ञान ज्यादा होना उससे भी बड़ी समस्या। परंतु एक समस्या नहीं है, वो है अधिक से अधिक लिखना। ये तुम्हारी कभी समस्या नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यूपीएससी, फिर मैं कहूंगा 1750 नंबर किसका है? लिखने। जितना लिख डालो वो सब कम है, परंतु ज्यादा पढ़ डालो प्रॉब्लम। ये ध्यान रखो सभी लोग, ज्यादा पढ़ना प्रॉब्लम है, ज्यादा लिखना आपके लिए औषधि है, क्योंकि उसे आपके अंदर चिंतनशीलता बढ़ती है। बात क्लियर? हबीबा, फिर प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? सर मुझे ये पूछना है कि ये सारी एडवांस बुक है, कौन सी? ये जो आप लिखवाए हैं ये ऑप्शनल के लिए है, ये मतलब जीएस के लिए है? बेटा हम लोग कौन सी क्लास में खड़े हैं? ऑप्शनल का। हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑप्शनल के। सर आपकी बुक जो आप भिजवाएंगे उससे नहीं हो जाएगा, ये खरीदना मतलब जरूरी है? बेटा वो मैपिंग के लिए है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। सर ऑप्शनल के लिए भी भिजवाएंगे ना? ऑप्शनल के लिए मैं नोट्स आपके पास चला जाएगा बेटा। जी सर। अभी तुमने शुरू में या किसी ने पूछा कि सर बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं, हालांकि मेरा नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, बट मैं बच्चों को इसलिए कहता हूं कि बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपकी भाषा प्रांजल होती है, ध्यान रखो। ओके सर। बुक पढ़ने से भाषा प्रांजल होती है। अब प्रांजल बनाने के चक्कर में फालतू मत पढ़ डालना। ये देखो, जो भी बुक पढ़ोगे आपके सिलेबस के अनुसार, वो मोटी वाली, अब वो फालतू में देखो। अब डी.आर. खुल्लर वाली बुक है एक, डी.आर. खुल्लर साहब ने टाटा मैगरा हिल के लिए एक बुक लिखी हो, इतनी मोटी, ऑप्शनल की लिख दी। अब दुकानदार इतने दुष्ट होते हैं, जानते हुए भी वही वाली मोटी वाली बुक देते। क्यों? वो आएगी 700-800 की, ये वाली आएगी 300 की, ये आएगी 300 की। तो इसे बताओ 700-800 में फायदा है, किसमें फायदा है? 700-800 मुझसे ज्यादा फायदा है। तो वो मोटी वाली पकड़ा देते। अब बच्चा देखता, अरे राम रे जीएस है, ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में भी इतनी फालतू की चीज, इतना अनवांटेड मटेरियल्स, इतना अनवांटेड कि पढ़ते आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे राम रे। तो इसीलिए स्मार्ट पढ़ाई, आप नोट्स पे ध्यान दो और उसके साथ साथ डी.आर. खुल्लर को पढ़ लो। और कहीं कहीं जब कुछ एडवांस बातें होंगी तो मैं बता दूंगा कि ये वाली बुक जो है ना, उसमें जाके इस वाले पेज में थोड़ा चैप्टर वैप्टर खंगाल लो, थोड़ा सा और माइंड में कुछ घूमेगा, कुछ और चीजें अंडरस्टैंड होंगी। बस सिंपल सा फंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए भाई, कुछ कारवां आगे बढ़ाते हैं। सर आपने ना एक और एप्लो क्लिक करा था, ब्लैक शॉर्ट का। चुप, पढ़ाने दो। पौने पहले
चैप्टर में यानी कल आपने पढ़ा था ग्लोबल विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स, ट्रैक विंड, यानी कि प्रचलित पवने, प्रिवेलिंग विंड, आप लोगों ने कल पढ़ा था, जिसकी खासियत क्या थी, पूरे ग्लोब पर चलती है, पूरे लैटिट्यूड पर चलती है, बहुत बड़े क्षेत्र में चलती है, यही पढ़ा था आप लोगों ने ना। तो यानी कि वो जो पवने हैं पृथ्वी के बहुत बड़े एरिया में चलती हैं, कंटिन्यूअस चलती हैं, इसलिए नाम है उनका ग्लोबल विंड या प्लेनेटरी विंड या प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित पवने, ग्रहीय पवने। परंतु उसके अपोजिट जरा सोचो, अपोजिट, और हो सकता है कभी बच्चों अंतर पूछ दे आपसे कि ग्रहीय पवने और स्थानीय पवनों में अंतर के बिंदु बताइए 150 शब्दों में। यदि आप सोचे नहीं रहेंगे और आपके पास मसाला नहीं रहेगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिए। तो यहां पर इस अर्थों में स्थानीय पवनों को जरा समझने की कोशिश करो। स्थानीय, लोकल, स्थानीय का मतलब क्या होता, स्थान विशेष। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में, तो वो तो हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय, यानी कि स्थानीय पवने वे पवने होती हैं जो किसी स्थान विशेष में पैदा होती हैं। फिर लोकल विंड, ग्लोबल विंड जो थी, भूमंडलीय पवने, वो पूरे साल चलती रहती थी, तो ये साहब पूरे साल नहीं चलती हैं, ये एक समय विशेष में चलती है। ठीक है, लिखो। स्थानीय पवने वे पवने होती हैं, स्थानीय पवने वे पवने होती है जो किसी स्थान विशेष में सीमित समय के लिए चलती हैं, सीमित समय के लिए चलती हैं और इनका प्रभाव अत्यंत सीमित होता है। जैसे लू, मिस्ट्रल, सिरोको, फोन, चिनूक आदि आदि। समझ गए बच्चों? अब लू का ही देख लो, परिभाषा में फिट बैठ रहा है कि नहीं। किसी स्थान विशेष में, यानी कि गंगा के मैदानी भाग में चलती हैं बस। समय विशेष में कब चलती हैं, गर्मियों में 2-3 महीने, यानी कि अप्रैल, मई और जून के मिड ऑफ। अभी 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी, लू खत्म हो जाएगी। और प्रभाव सीमित होता है कि जैसे जब ये चलती हैं तो दिन में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ा देती है। आप लोगों को सबको अनुभव होगा, सुबह 9-10 बजे से आसपास ये चलना शुरू होती है। इस समय सुना पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में खूब चल रही है। अभी कल मम्मी से बात हो रही थी, तो 8-9 बजे से शुरू होती है एंड फिर ये कंटिन्यूअस चलती है शाम के 4-5 बजे तक। 5 बजे के बाद जब सूरज ढलान पे आने लगता है तो फिर ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो सीमित प्रभाव हुआ। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट लिखिए, विशेषताओं के आधार पर स्थानीय पवनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 गर्म स्थानीय पौने, गर्म स्थानीय पौने। नंबर 2 ठंडी स्थानीय पौने। नेक्स्ट पैरा, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के अनेक स्थानीय पौने, विभिन्न प्रकार के अनेक स्थानीय पौने निरंतर चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। जो स्थानीय परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पौने, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पौने निम्नलिखित हैं। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पौने निम्नलिखित हैं। तो बच्चों यहां पर सिंपल सी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर पौने उत्पन्न होती हैं। इनका नेचर या तो गर्म होता है, ठंडा होता है। गर्म का सिंपल मतलब यह है जिनके चलने से क्षेत्र का तापमान बढ़ जाए। मान लो क्षेत्र का तापमान एवरेज जो उस समय होना चाहिए चल रहा है वो मान लो 30 डिग्री है, और ज्यों ये इफेक्ट आया इनका, इट रेज द टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री, 35 डिग्री, जो भी है इससे आगे बढ़ा दे, तो फिर क्या हुआ? गर्म स्थान। या फिर इसका अपोजिट यह हो सकता है ठंडी, कि मान लो उस क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, जो भी है, और जब ये चली तो तुरंत तापमान गिरा के हो सकता है कितनी कर दी? 5 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, जो भी है, और नीचे जो भी हो सकता है, तो वो क्या होंगे? ठंडी पौन। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ठंडा और गर्म एक सापेक्षिक स्थिति है। ठंडा या गर्म एक सापेक्षिक स्थिति है। जैसे मान लो किसी एरिया में 40 डिग्री तापमान, 45 डिग्री तापमान चल रहा है, और कोई हवा चली और वो टेम्परेचर गिरा के 35 डिग्री कर दी, तो फिर उस समय उसको क्या बोलेंगे? ठंडी हवा, ठंडी पवन है भाई ये। ऐसा कभी कभी महसूस करते हो आप लोग? जैसे गर्मियों में खूब गर्मी पड़ रही है, अचानक कुछ ठंडा सा फील होता है, आंधी वांधी हल्की सी चलती है, तो तुम कहते हो अरे यार बड़ी ठंडी हवा चलने लगी यार, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, मौसम अच्छा हो गया। होता है ऐसा? ऐसा कौन सा उन्हें टेम्परेचर डाउन कर दिया कि तुम कांपने लगे हो कि बोलो ठंडा ना? सापेक्षिक स्थिति जो 45 था वो 35 हो गया। मान लो ठंडी की बात है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है, 5 डिग्री टेम्परेचर बहुत ठंडा है ऑलरेडी, परंतु ये चले तो -5 कर दे, तो ये क्या होगी भाई? ठंडी पवन होगी। मान लो 2 डिग्री हो, गिर के -5 कर दे। जैसे तुम लोग कभी कभी विंटर में सुनते होगे, सभी लोग गंगा के मैदानी भाग के ही हैं ज्यादातर, कहते हैं शीतलहर चल रही भाई, आजकल शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सुना आप लोगों ने?
शीतलहरी चल रहा हाँ, शीतलहरी, शीतलहरी बोला जाता है, लोकल शब्द शीतलहरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भागों में शीतलहरी बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है शीतलहर। तो क्या होता है इसमें भाई, पहले तापमान कम है, ठंड चल ही रही है, उसमें कौन सी बात, पर ज्यों ये चलती है भाई टेम्परेचर मान लो 5 है, ये गिर के 3 डिग्री हो गया, ये गिर के 2 डिग्री हो गया, शिवरिंग फील होने लगती है, बहुत तेज शिवरिंग फील। हम कहते हैं अरे भाई बड़ी ठंडी हवा चली, बाहर जाके देखो भाई साहब क्या दशा है, होता है ऐसा अनुभव सब। है। क्या बोलते हैं, हाँ वही सब बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी ना उसके अनुसार, तो अपने अपने लोकल हिसाब से बोलते हैं। तो खैर जो भी है, फाइनली ठंडी और गर्म इन अर्थों में देखी जाती है। अब जरा सोचो विश्व के विभिन्न भाग, आप लोग सिंपल जानते हैं विश्व के विभिन्न भाग हैं, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पर कुछ है, फिर महाद्वीप बहुत सारे पाए जाते हैं, उनका अलग अलग विस्तार है। महाद्वीप निम्न अक्षांशों पर है, महाद्वीप उच्च अक्षांशों तक हैं, जैसे एशिया, आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा भाग आर्कटिक जोन में है ना भाई। कनाडा जो है, कनाडा का उत्तरी भाग आर्कटिक जोन में 66 डिग्री हाफ के नॉर्थ में। आप लोगों के पास एटलस हो तो फटाफट 82 पेज पे जाके देख लो, नहीं आए, नहीं लाए एटलस, बहुत बहुत मेरे उसमें देख लो, बैग में होगा। उसे हटा दो, जब टाई हटा दो, ऊपर वो टाई वहां रख दो, नहीं तो तो नॉर्थ अमेरिका के देखो अलास्का रीजन से शुरू हो रही होगी 66.5, और ये आगे बढ़ते हुए देखो उसी में ग्रीनलैंड वगैरह के एरिया से आगे बढ़ रही होगी। सबको मिला कि नहीं? हाँ, नए बच्चे देख लिए या नहीं बच्चों, परेशानी तो नहीं आप लोगों को? लालसा, महक, सुमित, क्या कह रही हो माय चाइल्ड, गलत बात है, बताइए किसके पास नहीं है, पहले बताए। कौन बोल रहा था उस बच्चे के पास नहीं है? लालसा बेटा ऐसा करो, एटलस तो मंगवा सकती हो ना, हाँ क्या नहीं? यस सर। हाँ उसको मंगवा लो भाई, एटलस आपका वेपन है बेटा। अधिकारी बनोगी, मान लो आईपीएस, तो तुम्हारी वर्दी जब पहनोगी तो वर्दी में जब तक पिस्टल नहीं लगेगी तब तक ड्रेस कंप्लीट थोड़ा होती है। यस सर। हाँ देखो, मैं को एनर्जी आ गई पिस्टल लगते ही। सर मुझे यूपीएससी बनना है। हाँ तो बेटा बहुत मेहनत करनी होगी, बड़ा करेज पैदा करना होगा। हाँ तो यहां जब देखोगे तो ये देखो, ये जा रही है 66.5 नॉर्थ, तो ये वाला जो रीजन है सब आर्कटिक जोन में आ जाएगा, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में। तो यानी कि हाँ, क्वीन एलिजाबेथ है, ग्रीनलैंड है, बैफिन आइलैंड है ना, विक्टोरिया आइलैंड है, देखो बहुत सारे यहीं पर। इन सभी एरिया में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, -66 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। सोचो -66, कैन यू इमेजिन? हम लोगों को छोड़ दिया जाए ना बेटा, और वो भी -66, यही नहीं, अंधेरा 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 कायम रहे। याद करिए, बचपन में देखा होगा, कौन सा नाटक आता था? शक्तिमान। हाँ, किल्विस, किल्विस था ना, अंधेरा कायम रहे। क्या बेटा? कहाँ पे पहना? देखो कहाँ, क्या बोल रही हो ये बताओ?
हाँ, सोचो उस समय कारगिल में, द्रास में, बटको वैली, और आपका ऊपर सियाचिन ग्लेशियर -40, -50, -55, -52 तक पहुंचता है। उस पर ऑक्सीजन, सोचो कितना कठिन जीवन। तो ये रहता है कि सरकार जहां तक संभव फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है, परंतु बच्चों करेज का बहुत बड़ा काम है, इसीलिए हर सोल्जर नहीं जा पाता। पता आप लोगों को उसका अलग से फॉर्म भरवाया जाता है। भाई जाना चाहते हो ना, हाँ, फिर जाने के लिए सभी लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि देखो फिर उसके लिए सरकार एक्स्ट्रा पर्क देती है। पता आप लोगों को आपकी सैलरी 10-12 हजार एक्स्ट्रा हो जाती महीने। हाँ, मेरे पापा 1 साल से वहाँ पे। हाँ, 1 साल से ज्यादा, 6 महीने या 1 साल ज्यादा वहां पर नहीं रह सकते बेटा। सियाचिन में केवल 6 महीने तक ही रहते, एक बार जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। उसके नीचे वाले एरिया में रहे होंगे तब 1 साल वहां पर। नीचे वाले में थे, हाँ, तब 1 साल। तो वहां पे बेटा इतनी ठंडी हवा चलती है कि कई बार जो कैंप ना उड़ने लगते हैं। पर यह है कि भाई जीना है तो अपना काम करना होगा। चलो खैर, तो कुल मिला के ये है कि इस तरह से ठंडी और गर्म का निर्धारण करेंगे। जैसा मैंने कहा, दुनिया के अलग अलग महाद्वीप हैं, अलग अलग महाद्वीपों का अलग अलग विस्तार है, महाद्वीपों पर अलग अलग उच्चावच है, यानी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, मैदान है, झील है, मरुस्थल है। तो उसी अनुसार पौने ये गर्म और ठंडी होती है। ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना। और इसके निर्धारण के कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया के आधार पर आप समझो तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे जरा सोचो, ये आर्कटिक एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहां से कोई पवन आ रही होगी तो कैसी होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी? बहुत ठंडी होगी, अत्यधिक ठंडी, और बच्चों उस रीजन से आ रही है तो बर्फ युक्त होगी। कल देखो कुछ जिक्र हो रहा था बॉम्ब का, कल बॉम्ब का जिक्र हो रहा था ना। हाँ, पोलर बॉम्ब। तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ बताया था मैं कि पौने चलने लगी और बच्चों सड़कों पर देखते ही देखते बर्फ की मोटी तह कुछ ही मिनटों में भर गई। और जब वो बर्फ की तह बनी तो ट्रैफिक एकदम ब्लॉक हो गई, यानी बर्फयुक्त भी है, फिर तीव्रगामी है। क्यों भाई? क्योंकि जिस एरिया में चल रही वहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, खुला एरिया है, साए 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 चलते। कभी सर्दी वर्दी में आप लोगों ने खेतों में पानी चलाया हो, किसी का अनुभव है सर्दी में खेत में पानी चलाने का? दिसंबर जनवरी में रात में कोई चलाया खेत में पानी सर्दी में? रात के 10 बजे 11 बजे है, खुले एरिया में, और हवा चल रही हो, साए साए साए। गेहूं का जब खेत लगा होता है, हाँ, और बेटा भयंकर स्थिति हो जाती है। पर ये देखो डटे रहते हैं, डटे रहते क्यों? क्योंकि अंत में ध्यान रखना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कभी बाधा फील होती थी, कभी लगता ही नहीं कि अरे ठंड लग रही, क्यों यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे, फावड़ा चला रहे, तुरंत ये कर रहे, पानी रोक रहे, इधर मोड़ रहे, उधर मोड़ रहे, लॉट ऑफ मेजर्स यू आर टेकिंग एट द सेम टाइम। बॉडी वार्म रहती, फिर ये महसूस होता अरे भाई जल्दी चला लो, लाइट भाग जाएगी, कल सुबह लाइट नहीं आएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी बारी खत्म हो जाएगी, जल्दी से खेत भरो। तो भाई काम में लगे रहते हैं तो ठंड गायब रहती। तो इस एरिया में जनजीवन कुल मिला के जब ये चलते ही है ना, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तीव्र गति के कारण। कोई बाधा नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो तेज गति हु करते हुए एकदम तेज गति से चलती, तो तीव्र गति भी होती।
तो ये 2-3 करैक्टर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? आप जरा आगे देखिए। गर्म, गर्म पौने कहां चलेंगी? निम्न अक्षांशों पर चलेंगी, क्योंकि गर्म क्षेत्र जनरली कहां मिलता है? निम्न अक्षांशों पर। और निम्न अक्षांशों पर जब गर्म क्षेत्र मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं 0 से लेके 23.5 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में आपको इस तरह की स्थितियां मिलेंगी। यानी कि ये पौने जब चलेंगी टेम्परेचर बढ़ा देंगी, बिल्कुल अत्यधिक गर्म होंगी इस एरिया में। आप देखो 23.5 डिग्री के आसपास, कभी इमेजिन करो, मैंने बताया था कि साल के सभी दिनों में मौसम साफ रहता है, तो यहां पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है सरफेस को, और परिणाम स्वरूप सतह बहुत अधिक गर्म होती। तो जब सतह गर्म होगी तो वायु गर्म हो जाएगी, वायु गर्म होकर जब चलेगी तो फिर तापमान को बढ़ा देती। तो ये गर्म होती है, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म, ठीक है। तीव्र गति इनकी भी होती है। क्यों भाई? क्योंकि जो जनरली अत्यधिक गर्म क्षेत्र कौन से होते हैं? निम्न अक्षांशों पर। बच्चों पढ़े थे, मरुस्थल जनरली कहां मिलते हैं? 23.5 डिग्री के आसपास। तो तेज गति से मरुस्थली भागों में रेत के साथ जब बहती हैं तो सब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तो ये भी इस तरह से, ठीक है। अब इन्हीं सब के आधार पर अलग अलग महाद्वीपों के हम लोग 2-2, 3-3 पौनों को देखते हैं, क्योंकि 2-2 पौने बहुत। लिखो जरा, एशिया महाद्वीप की पौने। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप निम्न अक्षांशों से लेकर, एशिया महाद्वीप निम्न अक्षांशों से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। फैला एशिया महाद्वीप निम्न अक्षांशों से लेकर आर्कटिक महाद्वीप, आर्कटिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कर्क रेखा इसके दक्षिणवर्ती भाग से गुजरती है। कर्क रेखा इसके कर्क रेखा इसके दक्षिणवर्ती भाग से गुजरती है और साथ ही साथ उच्चावच में भिन्नता भी पाई जाती है। साथ ही साथ उच्चावच में भिन्नता भी पाई जाती है। भिन्नता भी पाई जाती है। अतः इसमें अनेक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है और इसमें अनेक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है, पाई जाती है और इसमें अनेक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पौने निम्नलिखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पौने निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित नंबर 1, पुर्गा, पुर्गा। पुर्गा नाम सुना आप लोगों ने? कहां चलती है? बोलिए भाई, पुर्गा कहां चलती है बच्चों?
पता, तुम लोग बताओ कहां चलती है। डायग्राम बना लो जल्दी से। एशिया में, एशिया में पुर्गा है ना। अच्छा, और वहां पर ना हो तो? हाँ, मतलब तुक्का। ये देखो एशिया महाद्वीप, जल्दी से डायग्राम बनाओ फटाफट। ये है पुर्गा, ये है पुर्गा। क्या बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तुम्हारी बात को नहीं काटा, मैं तो तुम्हारे विश्वास का टेस्ट ले रहा था। देख लो कि तुम्हें बच्चे कई बार प्रेशर में आके कुछ उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। ना ना, गलत होगा शायद। हाँ हाँ, चलो लिखो। पुर्गा रूस के साइबेरिया क्षेत्र, पुर्गा रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, साइबेरिया क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में चलने वाली, सर्दियों के दिनों में चलने वाली एक ध्रुवी पवन है। पुर्गा रूस की साइबेरिया क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में चलने वाली एक ध्रुवी पवन है। वास्तव में यह ध्रुवी पवनों का, वास्तव में यह ध्रुवी पवनों का एक रूप है जो सर्दियों में अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं। सर वास्तव में इसके बाद बोल दीजिए। वास्तव में यह ध्रुवी पवनों का ही एक रूप है जो सर्दियों में अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं। यह अत्यंत ठंडी एवं बर्फयुक्त होती है। यह अत्यंत ठंडी एवं बर्फयुक्त होती है, जिससे क्षेत्र का तापमान तेजी से गिरता है। इसका प्रभाव रूस के साइबेरिया क्षेत्र के साथ साथ, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के साथ साथ मंगोलिया, मंगोलिया, चीन, चीन तक पाया जाता है। इसके दक्षिणवर्ती भाग को, इसके दक्षिणवर्ती भाग को बुरान कहा जाता है। बुरान कहा जाता है।
बुरान कहा जाता है? ये बात समझ में आ रही सबको? चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी क्या बेटा? क्या कह रहे हो? आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं समझ रहा है। दक्षिणवर्ती, दक्षिण में बेटा, और क्या? वर्ड से कुछ समझ लिया करो, लिंक निकालो। दक्षिणवर्ती, मान लो जैसे ये एशिया है, एशिया महाद्वीप में सपोज ऐसे तुम डिवाइड करो तो तुम्हारा दक्षिण किधर होगा? इधर होगा ना? हाँ बिल्कुल। देखो अब ये देखो यहाँ चल रही है तो ये दक्षिण में होगा। यहाँ पे क्या है? ये देखो, अब इसके कंटेक्स्ट में देखो, ये उत्तरवर्ती हुआ, इधर वाला क्या हुआ? दक्षिणवर्ती। वर्ती का मतलब होता टुवर्ड्स, उस ओर, समझे नहीं? जैसे अभी मैंने कहा एशिया के दक्षिणवर्ती भाग में कर्क रेखा गुजरती है, तो ये देखो कर्क रेखा जा रही है, यही तो है कर्क रेखा। क्यों? ये देखो, तो तुम देखो ये मरुस्थल मिलेंगे सारे, ये देखो यहां पर मरुस्थल है सारा, ये देखो। समझ में आया सुमित? ये चीन के दक्षिण तक जाती है, ये चीन के उत्तर तक आने को बेटा ये हिमालय तक आ जाती है, पता तुम्हें? यही पवनों को बचपन में पढ़ा होगा, हिमालय रोककर हमें साइबेरिया पवनों से बचाता है, ध्रुवी पवनों से बचाता है। तो ये मंगोलिया को पार करके चीन के उत्तरवर्ती भाग में प्रबल हो जाती है, बहुत ठंड कर देती है, और पहुंचते पहुंचते हिमालय तक पहुंच जाती है। परंतु हिमालय दीवार जैसा काम करता है, इसीलिए ये पौने गंगा के मैदानी भागों तक दुष्प्रभाव नहीं डाल पाते। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका पुरगा और पुरगा या बुरान। क्लियर? अब लिखो लू। लू लू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे, लिखा हुआ तो नहीं, बहुत कम मिलता है, पर हाँ अनुभव नहीं, सुना क्या है बेटा, अनुभव करते हैं इसमें तो हम लोग जीते हैं, हर साल जीते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जीते हैं। यानी कि जब बच्चा साल भर का हो जाता और चलने लगता है गली मोहल्ले में, तो दोपहर को पकड़ पकड़ के माएं सुलाती हैं, चल सो जा, बहुत गर्म हवा चली, लू चल रहा, चल। हाँ, कई बार तो मम्मी हमें सुलाने की सोचती थी, हम मम्मी को ही सुला देते आंख बंद। कहा मम्मी, मतलब मम्मी सो गई और फिर चुपचाप उठ के भाग गए, और इतने में कहीं कुछ घटना घट गई, चोट वोट लग गई, कुछ और बात, फिर तो मम्मी का पारा, तू मुझे मूर्ख बनाया, तू तो मेरे साथ सोया था, कैसे चला गया था? वह धुनाई है, धुनाई हुआ होगा, मैं समझता हूं सबका अनुभव। तो गर्मी के दिनों में बच्चों देखो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, दोपहर को लगता है जैसे आग बरस रही है कि नहीं? लिखो, लू उत्तर भारत के मैदानी भागों में, लू उत्तर भारत के मैदानी भागों में मध्य अप्रैल से मध्य जून तक, मध्य अप्रैल से मध्य जून तक, मध्य जून तक चलने वाली अत्यंत गर्म शुष्क लू उत्तर भारत के मैदानी भागों में मध्य अप्रैल से मध्य जून तक चलने वाली अत्यंत गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय पवन है।
यह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में, यह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में राजस्थान पंजाब के क्षेत्र से चलते हुए सामान्य बात करते हो सामान्यतः यह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हुए राजस्थान एवं पंजाब के क्षेत्र से पूर्व में पटना तक प्रवाहित होती है। पूर्व में पटना तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पैरा, इसके चलने से पूरे क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ता है। यह सामान्यतः सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक चलती है। कभी कभी तो यह यह 8-9 बजे तक भी प्रभावी रहती है। आठ नौ बजे तक भी प्रभावी रहती है। अनुभव किया होगा बच्चों, गर्मियों में कभी कभी शाम के 8-9 बजे बाहर निकलो, कभी कभी हवा चलती है ना, शायद गर्म सा लगता है चेहरे पे, तो बेसिकली लू होता है। आगे लिखो नेक्स्ट पैरा। अब इसके प्रभाव लिख दो। इसके चलने से क्षेत्र में अनेक प्रभाव पड़ते हैं जैसे जल के अभाव में फसलें तेजी से सूख जाती हैं। जल के अभाव में फसलें तेजी से सूख जाती हैं। तेजी से सूख जाती हैं, कौमा गन्ने की फसल में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। फुल स्टॉप। इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी अनेक रूपों में देखा जाता है। जैसे लू के लगने से शरीर में तेजी से जल की कमी होती है। शरीर में तेजी से जल की कमी होती है। इससे मृत्यु तक हो जाती है। इससे मृत्यु तक हो जाती है।
पता है बच्चों, ये सबसे बड़ी समस्या, लू लगना सुना होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ मैदान में ही, यानी फिर से घटना घटी है, देखो हो सकता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना, कई बार जब गर्म हवा चलती है तो 10-10 बजे के बाद जो कई बार नए रिक्रूट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग हो रही होती है, स्टेमिना हाई रहती है, परंतु बॉडी से पानी तो कम हो गया, तो लेफ्ट राइट चलता रहता, घंटों तक लेफ्ट राइट कराते हैं। उसी में अचानक पानी की कमी हुई, गिरा, सेकंड लगता है, कुछ नहीं उसका, जब तक वो संभले मिलेंगे तब तक कहानी हो गई, कोई इलाज कर, तो प्रॉब्लम होती है। तो ट्रेनिंग प्रभावित होती, मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इसीलिए मजबूरी में अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करानी पड़ती है गर्मियों में, बहुत जल्दी सैनिकों को उठाना पड़ता है। तो ये सब चीजें, चलो आगे। इसके चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ इसी के साथ, इसके चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। नेक्स्ट पैरा, हाल के वर्षों में इसका प्रभाव, दक्षिण भारत के राज्यों तक भी देखा जा रहा है, जिससे अनेक अवसरों पर जनहानि होती है। लाइट देखो भाग गई थी अभी। हाँ नेक्स्ट लिखो, अफ्रीका महाद्वीप। ये देखो, हो गया। चलो लिखो, सिरोको अफ्रीका के उत्तरी भाग में, सहारा मरुस्थल से चलने वाली अत्यंत गर्म, शुष्क
एवं धूल भरी सर और एक बार सिरोको अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल से चलने वाली अत्यंत गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय पवन है। इसके चलने से क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ता है। इसके चलने से क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ता है। जब यह भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो बड़ी मात्रा में नमी को खींचकर इटली में खूनी वर्षा करती है। कौन सा वर्षा बोल रहे हैं? खूनी ब्लडी। खूनी वर्षा करती है क्योंकि अपने साथ लाल रेत के कणों को लेकर चलती है। क्योंकि यह अपने साथ लाल कणों को लेकर चलती है। चूंकि यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में विस्तृत क्षेत्र में चलती है। चूंकि यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में बृहद क्षेत्र में चलती है, अतः स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। अतः स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, टूनेशिया में चिली, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, टूनेशिया में चिली आदि। अब ऐसे बहुत नाम है, मेंस में लिखने की जरूरत नहीं, और प्रीलिम्स में लोकल नेम बताएंगे। चिली, टूनेशिया में चिली आदि। तो ये हुआ आपका सिरोको। ठीक है, प्रभाव लिख लो इसका। इसके चलने से क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ता है। जिससे स्थानीय लोग दुष्प्रभावित होते हैं। अंगूर के बागान, अंगूर एवं जैतून के बागान अनेक अवसरों पर झुलस जाते हैं।
अंगूर और तो अंगूर एवं जैतून के बागान अनेक अवसरों पर झुलस जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए हरमट्टन। हरमट्टन, हरमट्टन ये लिखा ना बेटा, ये देखो हरमट्टन, यहां आपने लिखा नाम हरमट्टन। सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भागों से गिनी तट की ओर चलने वाली, गिनी तट की ओर चलने वाली, ये गिनी तट कहलाता है, गिनी तट की ओर चलने वाली अत्यंत गर्म, शुष्क, धूल भरी, तथा तीव्र गति वाली स्थानीय पवन है। तीव्र गति वाली स्थानीय पवन है। अपनी तीव्र गति के कारण, अपनी तीव्र गति के कारण मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को या तो उखाड़ देती है या चाकू जैसा काट देती है। हाँ, वृक्षों को या तो उखाड़ देती है या चाकू जैसा काट देती है। इसके चलने से मार्ग में पड़ने वाले काफिले दफन हो जाते हैं। मार्ग में पड़ने वाले काफिले दफन हो जाते हैं। आगे लिखो नेक्स्ट पैरा। हरमट्टन जब गिनी के तट के पास पहुंचती है, हरमट्टन जब गिनी के तट के पास पहुंचती है तो उस क्षेत्र की मौसमी परिस्थितियों को सुखद बना देती है, सुखद बना देती है। सुखद बना देती है जिससे बीमार लोग भी ठीक होने लगते हैं, जिससे बीमार लोग भी ठीक होने लगते हैं। ठीक होने लगते हैं। अतः इसे यहां डॉक्टर विंड कहा जाता है। डॉक्टर विंड कहा जाता है। डॉक्टर विंड भाषण में आ रही है। जी सर जी। हाँ, तो इस तरह से। हाँ, क्या कह रहे हो?
कभी उत्तर भारत में कुछ ऐसी घटनाएं सुनते हो जब लोग बोलते हैं कि भाई पुरवा चल रही है, कहां कहां दर्द उभर गया है? सुना ये? बूढ़े लोग अक्सर बोलते होंगे, हाँ हाँ भाई कहां कहां दर्द हो रहा बड़ा यार। ये जब पुरवा चलती है ना, सच बताए हमारा जीवन बड़ा कष्टमय है। सर इसमें जो पुराने दर्द होते हैं बहुत दर्द करते हैं सर। हाँ सर मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रही थी भाई? कौन बोल रहा था? सर हम बोल रहे हैं मैं। हाँ, मैं क्या चीज? सर इसमें जो पुराने दर्द होते हैं ना, हाँ पीठ में, मेरी पीठ में सर मैं बचपन में गिर गई थी, तो जब ये हवा चलती है तो बहुत तेज दर्द होता है। वही अभी बच्ची और सुना रही थी यहीं पे कहानी अपनी। तो वो कैसे हो जाता है भाई? वो कैसे हो जाता है? तो जब भाई हवा दर्द दे सकती है तो हवा इलाज भी कर सकती है, कौन सी बड़ी बात है? जैसे क्योंकि देखो ये विषुवत रेखी क्षेत्र है बेटा, ये देखो ये विषुवत रेखा पास में है ना, तो बहुत अधिक आर्द्रता होती है। बहुत अधिक आर्द्रता जब भी होगी, जैसे अब बारिश होगी मॉइस्चर होगा, जो मॉइस्चर होगा तो तुरंत बीमार होना शुरू होंगे लोग। अभी बढ़ेगी ना बीमारियां डिफरेंट तरह की, कि क्या भाई बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। चलो भाई अब ऐसे बीमारियां बढ़ेंगी और फिर डॉक्टर बुलाए जाएंगे। सोचो हवा चले और ठीक हो जाए, कैसे भाई? मॉइस्चर खींच लिया जाता है ना, जब गर्म हवा है तो वातावरण में व्याप्त मॉइस्चर को खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती। और आपको बीमार आधा कौन करता है? आर्द्रता। आर्द्रता आर्द्रता अनकंफर्टनेस बनाती है, बॉडी से गैसों का एक्सचेंज रोक देती है। पता आप लोगों को जब उमस होती है तो आप उमस में ज्यादा असहज क्यों हो जाते हैं बताइए? बोलिए बच्चों। उमस का मतलब वातावरण में मॉइस्चर बढ़ा हुआ, तो जब वातावरण में मॉइस्चर होता है तो बेटा आपकी बॉडी से जब मॉइस्चर उड़ रहा होता है स्लो डाउन कर जाता है। यानी कि अंदर से पानी निकला और यहीं पर रुक गया, तो दूसरी जो फ्लो होने वाला बाधित हो गया, तो बाधित हो गया तो प्रॉब्लम फील होती है, तो फटाफट गर्मी नहीं बॉडी से निकल रही होती। आप लोग कभी देखना गर्मियों में, हाँ हाँ पसीना, तो उमस से तुम लोग कभी कभी देखना जब गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती, उमस नहीं रहती, तो एक बार जब बॉडी से पसीना निकल जाता ना, तो उसके बाद फिर रात नींद खूब आती थी। तो यहां पर जो लोग बीमार रह रहे होते हैं उमस की वजह से, हल्के फुल्के बीमार हैं, वो पता चला जब हवा चलती है सुहावनी हवा, फिट हो गया, बस हो गया, एकदम हल्के फुल्के बीमार फटाफट ठीक हो जाते। तो कौन आया? डॉक्टर आए, डॉक्टर आए, डॉक्टर आए। समझे? अब तो तुम लोग वैल्यू नहीं देखोगे। पहले गांव देहात में डॉक्टर जब आते थे तो लोग बोलते थे अरे डॉक्टर साहब को भेज देना हमारे यहाँ। पहले साइकिल से डॉक्टर आते थे, गांव गांव विजिट करते थे, पता आप लोगों को? हाँ, कि उनका अपना 3-4 गांव होता था, तो आते थे अपना, घूमते थे, पूछते भी थे ए भैया कोई बीमार है क्या? अरे हाँ हाँ उनके यहाँ चले जाओ वो बीमार है। या वही आदमी कह देता था अरे भैया तुम्हारे यहाँ जाएंगे ना, देखेंगे डॉक्टर साहब अभी आएंगे शाम को, या कह देना उनके यहाँ चले जाए, श्रीकांत के यहाँ उनके चाचा बीमार है। पहुंच गए, वो अपने अपने आत्मीय संबंध होते थे, पहुंचने पर उनका भी स्वागत। तो भाई डॉक्टर साहब भी कुछ ऐसा नहीं महसूस करते थे। मान लो ठीक हो गए तो भी डॉक्टर साहब बैठिए पानी पीजिए। डॉक्टर साहब सुबह हरारत थी,
क्या बताएं, थोड़ा सा अटपटा लग रहा था तो वही बच्चों से कह दिया था कि डॉक्टर साहब आए भेज देना इधर भी। अब ठीक हूं डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए पानी वानी पीजिए। डॉक्टर साहब भी पानी पिए, फिर अपना अगले कोई किसी को, है ना। ये पहले हुआ करता था, अब तो भाई आप पहुंच जाते हो, आप खुद पहुंच जाते हो, कॉल हुई तो डॉक्टर आग भी गए, क्योंकि अब डॉक्टर भी बहुत सारे हो गए हैं, तो मरीज भी खूब सारे हो गए हैं, तो अब मरीज के पास सुविधाएं भी हो गई गांव देहात में। क्या भाई, अब वो खुद ही अपना मोटरसाइकिल उठाए, साइकिल उठाए चले गए बगल वाले कस्बे में, चेक कराए। कब तक इंतजार करेंगे कि शाम को डॉक्टर साहब आएंगे, है ना। कि श्रीकांत अब करा रहे हैं, अरे बाप रे मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा, बेटा धैर्य बनाए रख, शाम तक आएंगे डॉक्टर साहब। अब कौन इंतजार कर रहा, अब तो चलो भाई ले चलो, ले चलो इसको, ले चलो भाई, बहुत प्रॉब्लम, अब ना तुरंत लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा पहले ना ये बियरेबल भी था, लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे, अब तुरंत हड़कम मच जाता, अरे भैया वो बड़ा करा रहा, तब से दर्द के मारे एकदम रो रहा, ले चलो उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो उत्तरी अमेरिका के स्थानीय पौने। उत्तरी अमेरिका, लिखो उत्तरी अमेरिका का विस्तार निम्न अक्षांशों से लेकर, उत्तरी अमेरिका का विस्तार निम्न अक्षांशों से लेकर उच्च अक्षांशों तक, निम्न अक्षांशों से लेकर आर्कटिक लिख लो सीधे, निम्न अक्षांशों से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक पाया जाता है। पाया जाता है और उच्चावच की विविधता भी, और उच्चावच की विविधता भी देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप यहां पर अनेक स्थानीय पौने उत्पन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर अनेक स्थानीय पौने उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब अमेरिका महाद्वीप में अनेक स्थानीय पौने चलती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित। नंबर 1 ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में
विशेष रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड, विशेष रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड तथा अलास्का क्षेत्र में चलने वाली अत्यंत ठंडी बर्फयुक्त एवं तीव्र गति वाली स्थानीय पवन है। तीव्र गति वाली स्थानीय पवन है। इसके चलने से क्षेत्र का तापमान तेजी से गिरता है और बर्फ युक्त होने के कारण क्षेत्र का तापमान वहां से तेजी से गिरता है और बर्फ युक्त होने के कारण यह क्षेत्र की दृश्यता शून्य कर देती है। क्षेत्र की दृश्यता शून्य कर देती है। समझे बच्चों? इसलिए इसका क्या नाम है? ब्लीजार्ड, अंधा कर देने वाली। समझो? अब दृश्यता बोल रहे कि दृश्यता दृश्यता, दृश्यता शून्य हो जाती है। अब सोचो, जहां टेम्परेचर माइनस में तो हो जाए, और माइनस पता है कितना? -50, -55, -60। सोचो, अब बर्फ एकदम एरिया सफेद चादर आकाश में उड़ रही होती है। और जब सफेद चादर ये उड़ रही होती है ना बच्चों, तो जैसे तुम लोग अपने यहां आकाश में कभी ध्यान से देखना, बादलों के कई तरह के रूप आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? कभी कभी देखोगे, कुछ आप ध्यान देखोगे तो कुछ देर में अचानक लगे कुछ चेहरा सा बन रहा है, कुछ इधर उधर डिफरेंट तरह। ऐसे इसमें भी चेहरे बनते अलग अलग अचानक। कभी धूल मिटे, बर्फ ज्यादा आई तो कहीं डेंसिटी कम हुई तो कहीं पर ज्यादा हुई, तो अचानक हवा के साथ ना वो चेहरे कुछ बनते हुए। और चूंकि तेज चल रही 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से, तो ये मतलब चिल्लाती हुई। तो स्थानीय लोग कहते भाई राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। तो सब कुछ एकदम ठप। खासकर जो ट्रकर्स होते हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। जो आपको बता रहा था ना, इस बार जो पोलर बॉम्ब फटा था, उसमें ज्यादातर नुकसान जो हुआ ट्रकर्स का हुआ ना। जो बेचारे ट्रक चलाते हैं, माल पहुंचाते हैं, और अचानक ये चल गई, प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि अब पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि भाई ये चल दी है ध्रुव की ओर से और इस एरिया में इतने इतने दिनों में पहुंचने वाली है। जैसे तुम लोग अब न्यूज में सुनते होगे कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में वर्षा होने की संभावना है। न्यूज में चलता है ना। हाँ, चक्रवात उत्पन्न। देखो अभी पेपर जो आया तो ये हुआ कि भाई 1 हफ्ते से चल रहा है, चक्रवात बन रहा है, भाई खाली करो खाली करो खाली करो। तो काफी बड़ा एरिया इवैक्यूएट कर लिया गया, तो होने वाली लॉस देखो कम हो गई है। यदि यही आज से 20 साल पहले की बात होती, तो जिस इंटेंसिटी का विपर्जय था, कम से कम 10-20-50 हजार लोग मर जाते। कम से कम 10-20 हजार। समझे बच्चों?
क्यों? पता ही नहीं चलता, तट पर गतिविधियां होती रहती हैं। जब तुम्हें लगेगा कि गड़बड़ हो रहा है, भाई लगता तूफान आ रहा है, तो जब तक लोग भागने की कोशिश करते हैं अगले कुछ घंटों में, तो जब वो तट पे आता तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो उसके जद में आना पक्का है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए देखो तुरंत सलाम सर्कुलर आता है कि मछुआरे कोई भी समुद्र में ना जाएं, न्यूज में चलने लगता है। तटीय भागों के लोग तटीय एरिया को खाली करें, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। 10, 20, 50, 100 किलोमीटर आंतरिक भागों में ऊंचे ऊंचे जगहों पर लोगों को शेल्टर दे दी जाती। तो अब कैजुअलिटी इसी वजह से कम हो गई है। ठीक है, चलो आगे लिख। इसके प्रभाव से आर्कटिक क्षेत्र के जीव प्रवसन करके निम्न अक्षांशों की ओर चल देते हैं, जैसे पोलर बियर, रेंडियर और इस क्षेत्र में रहने वाली एस्किमो जनजाति आदि। समझे बच्चों? नेक्स्ट लिखो चीनूक। कौन सी जनजाति? एस्किमो का नाम सुना होगा, एस्किमो, इग्लू, हार्पून, सुना कि नहीं? इग्लू तो सुना होगा। व्हाट इज इग्लू? क्या होता है? हाँ, बर्फ का घर। हाँ, नेक्स्ट लिखो चीनूक। तेज लिखा करो। क्या लिखवा है भाई? जैसे पोलर बियर, रेंडियर्स और इस क्षेत्र में रहने वाली एस्किमो जनजाति। एक्चुअली सेंटेंस बदल जाता है ना, फिर दोबारा बोला जाएगा तो सेंटेंस फॉर्मिंग कैसे होगी, तो दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो ये लिखवाया था, अब तो ये लिखवा रहे हैं। मैसेजिंग तो कई बार मैसेजिंग वही होती है। सर आप रेंडियर बोल रहे हैं एंड डियर? चलो भाई लिखो। चीनूक उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन के क्षेत्र में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवन है। यह सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से दिसंबर महीने के अंत में उत्पन्न होती है। यह वास्तव में पछुआ पवनों का ही एक रूप है।
यह वास्तव में पछुआ पवनों का ही एक रूप है। पछुआ पवनों का ही एक रूप है। पछुआ पवने रॉकीज के पश्चिमी ढालों पर चढ़ने के क्रम में पछुआ पवने रॉकीज के पश्चिमी ढालों पर चढ़ने के क्रम में ठंडी हो जाती हैं। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। पछुआ पवने रॉकीज के पश्चिमी ढालों पर रॉकीज के पश्चिमी ढालों पर चढ़ने के क्रम में ठंडी हो जाती हैं और संघनित होकर वर्षा करती हैं। और यही पूर्वी ढालों पर उतरने के क्रम में शुष्क हो जाती हैं, शुष्क और गर्म हो जाती हैं। शुष्क और गर्म हो जाती हैं। इन्हें ही स्थानीय भाषा में चिनूक कहते हैं। चिनूक कहते हैं। चिनूक कहते हैं। समझ में आ रही बात? देखो ये चढ़ रही है, इधर से चढ़ेगी ऊपर, ठंडी हो जाएगी तो बादल बनेंगे, बारिश होगी, शुष्क हो गई, नमी यहीं छोड़ दिया। अब देखो नीचे उतर रही है, नीचे होगी, उतरते हुए क्रम में गर्म हो जाएगी और गर्म होके फिर अनसैचुरेट हो जाएगी तो बारिश होगी नहीं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैरा। चिनूक पवन के चलने से प्रेरीज के मैदानों में कौन सा मैदान बोला सर? प्रेरीज, ये जो मैदान है ना, प्रेरीज का मैदान भी कहलाता है। यहां पे देखो कि प्रेरीज मैदान होगा। ये रॉकीज पर्वतमाला है, देखो इसके पूरब में यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स होगा सारा और इसी में स्पेशल एरिया होगा प्रेरीज। प्रेरीज के मैदानों में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में तापमान बढ़कर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जिससे यहां पर जमी हुई बर्फ
जिससे यहां पर जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलती है। जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलती है। इसीलिए स्थानीय रेड इंडियन जनजातियां इसीलिए स्थानीय रेड इंडियन जनजातियां क्या बोले सर, रिपीट कीजिए एक बार। इसीलिए स्थानीय रेड इंडियन जनजातियां इसे चिनूक या हिम भक्षी कहते हैं। यानी कि ये आई और एरिया की बर्फ कुछ ही देर में साफ। जरा सोचो, क्षेत्र में तापमान -10 डिग्री है और ये आई 18 डिग्री तापमान बढ़ा दिया। यानी क्षेत्र का तापमान कितना हो गया बच्चों? 8 डिग्री बढ़ गया। तो 8 डिग्री बढ़ने का मतलब क्या है? बर्फ जो जमी हुई होगी सब पिघल जाएगी। दाम जनजीवन तेजी से बदलता है। फ्राम 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 फट 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 बहुत तेजी से बर्फ फटने लगती है। स्लोप से बर्फ तेजी से नीचे की ओर आती है। आप फंस जाएं तो जीवन भी जा सकता है। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न, परंतु प्रकृति के हर कार्य में अपनी एक खूबसूरती होती है। हाँ, अचानक कुछ ही मिनटों में, अब देखो ना हवा चल रही है ना? अब हवा चल रही है। अब देखो कुछ देर पहले तक ये सब बर्फ से ढका हुआ, अब हवा चली है, अचानक दिसंबर के लास्ट में आती है, चली और कुछ ही देर में देखो स्लोप पर सब बर्फ जमी हुई है सारा। ये देखो बर्फ जमी हुई है और ड्राम ड्राम फट फट बर्फ फटेंगी और सब चल देंगे नीचे की ओर। और मान लो ऐसे में यहां पे आसदत्ता घूम रही हो तो हाँ, अच्छी अच्छी बात कर लो भाई कि अरे भाई घूमे हो सकता, हम बचने का उपाय ढूंढेंगे, देखेंगे सर कैसे लड़ा जाएगा, कैसे बचा जाएगा। हा? मैं बताता हूं ना, एक मूवी है आपकी नार्निया 1 सीरीज ऑफ मूवी है, हिंदी में भी आती है। देखिए किसी ने नार्निया? हाँ सर, ये अद्भुत दर्शक फिल्म। तो कभी, हाँ बच्चों वाली जो मूवी है, हाँ सर, उसमें शेर की कहानी। हाँ शेर वाली कहानी है। असलान और ये उसकी बहनें और भाई सब छोटे छोटे जो अलमारी। अभी टाइम मिले जाके देखना, आधा घंटा 1 घंटा, शायद 2.25 घंटे की मूवी भी है नार्निया 1। हालांकि सीरीज ऑफ मूवी है, 4-5 आती हैं, 4 3 है सर इसका। 3 है। हाँ सर। हाँ, पहली वाली बहुत प्यारी है। बिल्कुल सर। तो पहली वाली देखना आप लोग कि बच्चे कैसे बर्फ में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, यहां वहां जा रहे सर हैं। जिसमें बोलते हैं बहुत मजा आता है। हाँ 2 चूहे उसमें बोलते हैं सर, बहुत मजा। हाँ, साधु मिलता है, साधु कहता है बच्चों तुरंत निकल जाओ, गर्मी आने वाली है। बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, भाग रहे हैं। जहां भाग रहे हैं वही नदी है जिस पर भी भाग रहे थे। मैदान है वो, उन्हें क्या सोच रहे मैदान है, अब भाग रहे हैं फटाफट, भाई निकल जाओ निकल जाओ। वो मैदान नहीं, नदी थी। और नदी का जो टेम्परेचर बढ़ता, पट 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 उसके बर्फ फटने लगते।
खैर किसी तरह से बचते। फिर दिखाई दे रहे हैं भाई ये तो सारी पहाड़ी है, बर्फ से ढकी हुई है, कोई बात नहीं चलो। इतने में टेम्परेचर बढ़ता देखते भाई झरना है, तो झरना फूट गया। ये लो भाई, और इतना तेज झरना चल रहा है कि नदी का पानी और भी लोटमपोट हो रहा है, और भी तेज हिलने लगा पानी। भाई ऊपर से पानी गिरने लगा ना। तो ऐसे बहुत सारे सीन है वंडर्स, तो कभी टाइम मिले देखना, एंजॉय करेंगे। तो ये कहो वो बच्चे देखो बच गए ना किसी तरह से, अच्छी अच्छी बात बोलो, तुरंत सरेंडर कर देते, फालतू की बात। मैं केवल पॉजिटिव बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बच्चों जहां जा रहे हो ना, पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी है तभी कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो सारा एग्जाम में निकलेगा, नहीं कॉन्फिडेंस है तो कुछ नहीं। मैंने शुरू में देखो यहीं से क्लास शुरू भी किया, तो यहीं अंत भी कर रहा हूं, अंत भी यहीं कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस फील करा बे, देखा जाएगा, जीतेंगे हम करेंगे, है ना, हम जीतेंगे। तुम लोग नहीं पास हो जाएंगे, कर लेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं। तो इतने में कोई बोलेगा मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बिल्कुल हार नहीं होती। आप पहले ही मरे हुए बोल रहे हो कि हार नहीं होती है। यहां पे बस एक सोचो, हम जीतेंगे। क्योंकि मैंने बच्चों जीवन में ना, सच बताएं, अब मैं कहानी सुनाऊंगा अपनी तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने अपने पॉजिटिविटी से जीवन में बहुत सारी चीजें पाई। मेरे अंदर मतलब जबरदस्त लड़ने की क्षमता, समस्या जल्दी में घबराता नहीं हुआ, बे देखा जाएगा चल। और ज्यादा समस्या जब आती है तो 10 मिनट में आंख बंद करके बैठ जाता हूं, चल बे। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा समस्या है, तो बाद में बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा भी होता है भाई, धैर्य बनाइए। अरे बर्फ में फंसेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ उपाय होगा, बचेंगे। अभी तुम्हें शायद तुम लोग बताया था, मैं 2020 में गया था शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, बच्चों को लेके भी चला गया। क्लास रहती थी 10 बजे से, मैं सुबह उठता था तो बच्चों को लेके चलो भाई ट्रैकिंग करा के लाऊं, चलो आओ। अब लेकिन को चला गया, एक गलत रास्ता पकड़ लिया, बहुत ही गलत रास्ता। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पहाड़ों पर चढ़ने से ज्यादा उतरना खतरनाक होता है। पहाड़ों पर यदि आप जाएंगे तो कई बार चढ़ने से ज्यादा उतरना खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं तो बॉडी आपकी कंट्रोल रहती है, हाइट पे जा रहे हैं। जब उतरते हैं तो 2 फोर्स काम करती है, ग्रेविटी और आपका मोमेंटम, तो 1+1 हो जाता है। अब एक जगह मामला फंस गया, बच्चे परेशान, दोनों बच्चे भी मेरे और मैडम भी, और जंगल सा एरिया। एक आध बार लगा, पर मुझे डर लगा भाई, बच्चे डरे, मैंने कहा कुछ नहीं, आओ चलो चलते हैं, परेशान मत होना। और देखो इतने सारे पेड़ वेड़ फिसलोगे ना, पकड़ लेना ऐसे। हाँ पापा सही कह रहे हैं, सही। मतलब 15-20 मिनट जिस तरह से गुजरे, मुझे भी लगा भाई एक गलत स्टेप खाई में लेके जाता, कम से कम 200 फीट नीचे खाई, ऐसे स्लोपियों। सोचो स्टेप, यानी कि शायद नीचे आएंगे, बट नहीं, धैर्य बना पे देखेंगे। तो अच्छी बात सोचा करो आशा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसी बात की हमारी तुम्हारी लड़ाई है। चलो एक और आगे लिखो, 2 मिनट और। इसके चलने से क्षेत्र के चरागाह जल्दी खुल जाते हैं। क्षेत्र के चरागाह जल्दी खुल जाते हैं और बसंतकालीन गेहूं की बुआई
शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। और बसंतकालीन गेहूं की बुआई शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। तो देखो फायदा है कि नहीं। जो जीव जंतु महीनों से बर्फ में ढके हुए थे, शीत निष्क्रियता में पड़े हुए थे, फिर सब सक्रिय हो जाते हैं। जो भूख से शीत निष्क्रियता में पड़ने की वजह से एकदम दुबले पतले हो गए थे, भूख से परेशान थे, फिर चारा खुलता है, नई नई घासें आ जाती हैं मुलायम, पूरा एरिया हरा भरा हो जाता है। फिर देखो भूगोल से कितनी सीख मिलती है। समस्या आई तो प्रकृति समाधान लेकर भी है। इसलिए देखो बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं, अरे बेटा घबराओ मत, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठहर, यही बोला जाता ना। हाँ, सुबह कौन से वो मैं लाइन सुना रहा था, धीरे धीरे रे मना, हाँ धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे होए, माली सींचे तो घरा फल। कैसे था भाई? माली सींचे तो घरा ऋतु आएगा। हाँ ऋतु आए फल, ऋतु आएगा। देखो बड़ी जोश बात, यानी कि समय आने पर आपको चीज मिलेगी, वेट करना पड़ेगा, काम करो। चलो खैर, तो फिर चला जाए। तो ये हुई सभी आपकी स्थानीय पौने। समझ गए बच्चों? अब जी सर। कल मैं शुरू करूंगा मॉनसून। समझ गए? चला जाए। बाय बच्चों, बाय 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 बाय। सर कल तो कल क्या होगा? अरे मान लिया करो मंडे भाई। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।